Hello everyone, welcome back to Grow and Shine. In this video, we are going to recite and understand the poem The Lake Isle of Innisfree from Ratnasagar Focus English. So let's get started. This poem is written by W.B. Yeats. W.B. Yeats एक आयरिश पोइट और प्लेराइट थे जिन्हें पॉपुलर इंग्लिश पोइट्स में से एक माना जाता है। आयरलैंड के मुश्किल वक्त ने उनकी पोम्स को काफ़ी इफ़ेक्ट किया। उन्होंने अपनी पोइट्री राइटिंग में कई तरह के स्टाइल और एक्सपेरिमेंट यूज़ किए। उनकी शुरुआत की पोम्स में आयरिश मिथ और लोक कथा जैसी थीम हुआ करती थी। बाद में आयरिश नेशनलिज्म की वजह से मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स ने उनकी पोम्स में एंटर किया। उनकी कुछ सबसे पॉपुलर पोम्स हैं द वाइल्ड स्वान्स एट कूल, ईटर 1916, द सेकेंड कमिंग, द वंडरिंग ऑफ ओइजिन एट्सेट्रा। उन्हें 1923 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। नाउ लेट्स रिसाइट हिज पोम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, जिसमें पोइट यानी कि W.B. ईट्स सिटी लाइफ के शोर शराबे से दूर एक एकांत आइलैंड पर शांतिपूर्ण जीवन जीने की इच्छा या गहरी इच्छा को जताते हैं। आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। मैं उठूँगा और अब जाऊँगा और इनिस्फ्री जाऊँगा और वहाँ मिट्टी और लकड़ियों से बना एक छोटा सा कैबिन बनाऊँगा। 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and leave alone in the bee loud glade. मेरे पास वहाँ 9 बीन पंक्तियाँ होंगी। मधुमक्खी के लिए एक छत्ता होगा और मधुमक्खी के शोर वाली जगह में मैं अकेला रहूँगा। आइए पूरा स्टैंजा एक बार देख लेते हैं। I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and leave alone in the bee loud glade. बेसिकली इस स्टैंजा में जो पोइट है वो प्रकृति के साथ अकेले रहने की इच्छा व्यक्त करता है और वह कहता है कि इनिस्फ्री आइलैंड पर वो जाएगा और अपने लिए मिट्टी और लकड़ियों से एक छोटा सा कैबिन बनाएगा। कैबिन एक रूम जैसा होता है, ठीक है, और वह फलियाँ जो बीन्स होते हैं ना, आप लोगों ने सब्ज़ी देखी होगी बीन्स वाली, तो वो फलियों की 9 कतारें लगाएगा और उसका अपना मधुमक्खी का एक छत्ता होगा। वह मधुमक्खियों की संगीत या उनके जो गाने हैं, उनकी जो गूंज होती है, उनकी गूंज वाली जगह पर अकेला रहेगा। आइए फर्स्ट स्टैंजा की वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। इनिस्फ्री वॉज देन एन अनइनहेबिटेड आइलैंड नियर द कोस्ट ऑफ आयरलैंड। यानी कि जो इनिस्फ्री है वो आयरलैंड के कोस्ट पर यानी कि किनारे पर एक छोटा सा आइलैंड है जो कि अनइनहेबिटेड है, मतलब कि जहाँ पर कोई आबादी नहीं है, जहाँ पर कोई नहीं रहता है। वेटल्स का मतलब हो गया स्टिक्स वुवन टुगेदर टू मेक फेंसेस। फेंसेस आपको पता होगा कि जैसे बाड़ा वगैरह बनाते हैं ना, किनारा किसी जगह को घेरने के लिए लकड़ियों से बनाते हैं, तो लकड़ियों से बुना हुआ यानी बेसिकली वेटल्स को आप लकड़ी ही समझिए। ग्लेड का मतलब हो गया एन ओपन एरिया ऑफ ग्रास इन अ फॉरेस्ट, यानी कि एक जंगल में जो बहुत ही बड़ा खाली जगह होता है, मैदान जैसा, जिसमें घास होते हैं सिर्फ, दैट इज़ कॉल्ड ग्लेड। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। और मुझे वहाँ कुछ शांति मिलेगी क्योंकि शांति स्लो स्पीड से आती है, सुबह के घूंघट या पर्दे से गिरती हुई जहाँ झिंगुर गाता है। Their midnights all a glimmer, a noon a purple glow, and evening full of linnets wings. वहाँ आधी रात बिल्कुल झिलमिलाती है और दोपहर पर्पल रंग में चमकता है और शाम गाने वाली पक्षियों से भरी हुई होती है। आइए सेकंड स्टैंजा के सेंस को समझने की कोशिश करते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. Their midnights all a glimmer and a noon purple glow, and evening full of linnets wings. इस सेकेंड स्टैंजा में बेसिकली पोइट इनिस्फ्री में जीवन की शांतिपूर्ण प्रकृति की कल्पना करता है। वह इमेजिन करता है कि सुबह की धुंध आसमान को एक बड़े पर्दे की तरह ढक लेती है, जिससे शांति धीरे धीरे इनिस्फ्री की ज़मीन पर गिरती है जहाँ क्रिकेट गाता है। वहाँ आधी रात हल्की रोशनी से चमकती है और दोपहर बैगनी रोशनी से जगमगाती है, यानी पर्पल जो ग्लो होता है वो आता है। और पोइट शाम को कई लिनेट्स को अपने पंख फड़फड़ाते और आसमान में उड़ते हुए देखता है। इसकी वर्ड मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्रिकेट मतलब एक छोटा सा भूरे रंग का कीड़ा जो कि रिदमिकल और चिरपिंग साउंड प्रोड्यूस करता है।
ऑल अ ग्लिमर का मतलब हो गया जगमगाना या झिलमिलाना। फुल ऑफ लिनट्स विंग्स का मतलब हो गया कि जो गाने वाली चिड़ियाँ होती हैं डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी, उनको हम कह रहे हैं यहाँ पर पोइट कह रहा है फुल ऑफ द लिनट्स विंग्स, यानी बहुत सारी गाने वाली चिड़िया। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हेयर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। मैं अब उठूँगा और जागूँगा क्योंकि मैं हमेशा रात और दिन किनारे से झील के पानी को धीमी आवाज़ के साथ उछलता हुआ सुनता हूँ। While I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart's core. और जब मैं रोड पर खड़ा होता हूँ या ग्रे पेवमेंट पर खड़ा होता हूँ तो मैं इसे हार्ट कोर में या दिल की गहराई में सुनता हूँ। समझते हैं इस पूरे स्टैंजा के सेंस क्या है, बोलने का क्या मतलब है पोइट का। आई विल राइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हेयर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। While I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart's core. यहाँ पर लास्ट स्टैंजा में पोइट कहता है कि उसे इनिसफ्री आइलैंड ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि दिन भर वह झील के पानी के किनारे से टकराने पर निकलने वाली धीमी आवाज़ को सुनता है, और वह सभी आवाज़ें सुनता है चाहे वह कहीं भी हो, चाहे वो सड़क पर हो या ग्रे पेवमेंट यानी फुटपाथ पर हो। ये आवाज़ वह अपने दिल की गहराई में सुनता है। यहाँ पर लैपिंग का मतलब हो गया टकराना या टच होना। लैपिंग का बेसिकली मतलब है जैसे झील है या समुद्र है तो उसमें क्या होती है, लहरें बनती हैं, और वो लहरें क्या होती हैं अपने किनारे पे, यानी कि नदी के किनारे या झील है तो झील के किनारे पे, अपने किनारे पे जाकर के जब उसकी लहरें टकराती हैं धीमे से तो बहुत सॉफ्ट सा साउंड क्रिएट होता है। तो इसके लिए यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं जो हमारा पोइट है कि लेक का जो वाटर है वो लैप करता है, यानी कि धीमे से टच होता है और फिर वहाँ से एक लो साउंड क्रिएट होता है जिसको वो सुनता है। पेवमेंट्स ग्रे का मतलब हो गया, पेवमेंट का मतलब होता है बेसिकली फुटपाथ जिस पे पैदल चलते हैं, ठीक है। और ग्रे का मतलब है यहाँ पर सीमेंट वाला कलर, यानी कि सीमेंट से बना हुआ फुटपाथ यहाँ पर बोला जा रहा है। इन द डीप हार्ट स्कोर का मतलब हो गया कि दिल की गहराई में, बिल्कुल वो अंदर तक उसको महसूस करता है अपने दिल में। आई होप कि ये पोम अच्छे से आपको समझ में आया होगा, सारी डिटेल में आपको मैंने समझा दिया है। आइए अब इसके बैक एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। Now let's understand the poem. First exercise is fill in the blanks with the correct answers. First question, the phrase bees loud glade suggest, यानी कि जो फ्रेज है बी लाउड ग्लेड क्या सजेस्ट करता है, तो आंसर है हमारा अ ग्लेड दैट इज फिल्ड विद द साउंड मेड बाय बीज। सेकेंड है हमारा द पोइट होप्स टू फाइंड डैश इन इनिसफ्री, इनिसफ्री में क्या पाने की उम्मीद करता है जो पोइट है, तो आंसर है हमारा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। पीस का मतलब भी शांति होती है और ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी पीस यानी शांति होती है। ट्रैंक्विलिटी इंटरनल पीस की बात हो रही है यहाँ पर। थर्ड है इन इनिसफ्री द पोइट वांट्स टू लीव डैश, इनिसफ्री में पोइट कैसे रहना चाहता है, तो आंसर है हमारा अलोन इन द लैप ऑफ नेचर। लैप का मतलब होता है गोद, यानी कि वो प्रकृति की गोद में अकेला रहना चाहता है। सेकंड हमारा एक्सरसाइज है आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट आर द थिंग्स दैट द पोइट विशेज टू डू इन इनिसफ्री, कौन सी चीज़ें पोइट इनिसफ्री में करना चाहता है, तो हमारा आंसर है द पोइट विशेज टू गो टू इनिसफ्री एंड बिल्ड फॉर हिमसेल्फ अ स्मॉल कैबिन विद क्ले एंड वेटल्स। पोइट जो है इनिसफ्री में जाकर स्मॉल कैबिन बनाना चाहता है क्ले एंड वेटल से, और वो अकेले वहाँ रहना चाहता है। ही विशेज टू ग्रो बीन्स एंड कीप अ हाइव फॉर हनी बीज। ही विशेज टू लिव अलोन इन द आइलैंड, और वो वहाँ पर जाकर के जो बीन्स होते हैं उसको ग्रो करना चाहते हैं और इसके अलावा वो मधुमक्खी का छत्ता भी अपने लिए बनाना चाहता है। इसके अलावा वो वहाँ पर अकेले रहना चाहता है उस आइलैंड पर। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ डज द पोइट इमेजिन द डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे टू बी इन इनिसफ्री, जो पोइट है वो कैसे डिफरेंट टाइम को इमेजिन करता है इनिसफ्री में। आंसर है द पोइट इमेजिन्स द मॉर्निंग्स इन इनिसफ्री टू बी पीसफुल, जो पोइट है वो पीसफुल मॉर्निंग इमेजिन करता है इनिसफ्री में। और ही इमेजिन्स पीस फॉलिंग फ्रॉम द वेल ऑफ मिड्स कवरिंग द मॉर्निंग स्काई टू द प्लेस वेयर द क्रिकेट सिंग, और जहाँ पर क्रिकेट सिंग करता है, मैं क्रिकेट पहले बता चुकी हूँ, एक कीड़े के लिए बोला गया है यहाँ पर। और मॉर्निंग में क्या होता है जब जो धुंध है वो आसमान में छा जाती है तो वहाँ से धीरे धीरे जो है धीमे धीमे वहाँ से शांति बिखरना शुरू हो जाती है, और जहाँ पर क्रिकेट सिंग कर रहा होता है।
ही डिस्क्राइब द मिडनाइट टू बी ग्लिमरिंग, और वो बताता है कि जो मिडनाइट है यानी कि आधी रात वो कैसी है, चमकती हुई है, झिलमिलाती हुई है। ही इमेजिन्स द नून इन इनिस्फ्री टू हैव अ पर्पलिश ग्लो, और वो दोपहर को इमेजिन करता है कि वो पर्पल रंग में ग्लो कर रहा है। एंड द इवनिंग टू बी फुल ऑफ लिनेट्स फ्लाइंग अबाउट, ऑल दिस गिव अ ड्रीम लाइक क्वालिटी टू द प्लेस। और वो इवनिंग को इमेजिन करता है कि शाम में क्या है, बहुत सारे गाने वाली जो पक्षियाँ हैं वो आ जाती हैं, भर जाती हैं, और वो इस तरीके से इस प्लेस को बिल्कुल ही ड्रीम लाइक बना देता है, इसकी क्वालिटीज़ को सारी। वॉट डज़ द पोइट हियर दैट मेक्स हिम विश टू गो टू इनिस्फ्री, क्या था जो सुना था उसने जिसने इनिस्फ्री जाने के लिए पोइट को एक तरीके से उसकी इच्छा जगा दी। विच लाइन सजेस्ट दैट ही इज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय वॉट ही हियर्स, और कौन सी लाइन ये सजेस्ट करती है या बताती है कि जो पोइट है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था सुनने के बाद। द पोइट हियर्स द साउंड ऑफ द लेक वाटर लैपिंग बाय द शोर, पोइट जो है लेक की आवाज़ सुनता है, जो लेक का पानी होता है वो शोर पर यानी किनारे पे जाके टकराता है, लैप करता है, और उसका साउंड वो सुनता है पोइट। हिज लॉन्गिंग फॉर इनिस्फ्री इज सो डीप दैट ही हियर्स द साउंड इवन व्हेन ही इज़ अवे फ्रॉम द आइलैंड, और वो जो ये साउंड है बहुत ज़्यादा इसको डीपली जो है वो अंदर तक महसूस कर लेता है, और उसको बहुत अच्छा लगता है कि वो आइलैंड से चाहे कितनी भी दूर हो वो सुनता है उसको। वाइल ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द रोड एंड पेवमेंट, चाहे वो रोड पर हो या पेवमेंट पर हो, द लाइन आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, और ये जो लाइन थी बिल्कुल स्टैंजा की लास्ट में था, ये जो लाइन थी ये सजेस्ट करता था कि दैट इज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय वॉट ही हियर्स। तो ये है हमारा आंसर। 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच लाइन इन द पोम सजेस्ट्स दैट द पोइट लिव्स इन अ सिटी, कौन सी लाइन ये सजेस्ट करती है कि जो पोइट है वो किसी शहर में रहता है। द लाइन while I stand on the roadway or on the pavement gray suggest that poet lives in a city, यानी कि जब वो रोड पर खड़ा होता है, जब वो ग्रे फुटपाथ पर खड़ा होता है, तो ये जो लाइन है ये सजेस्ट करती है कि अभी जो पोइट है वो किसी शहर में है, ना कि किसी जंगल में या आइलैंड पर। एक्सरसाइज सी, थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन है, डू यू थिंक द आइल ऑफ इनिस्फ्री रिप्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रास्ट टू द weariness of everyday life? If yes, which colors in the poem suggest this contrast? Give reason for your answer. Yes, the island of Innisfree represents a contrast to the weariness of everyday life. This is evident in the color imagery the poet uses in the poem. While talking about Innisfree, he paints an almost dreamlike picture with images that appeals to our sight, with the description of the midnight being all a glimmer and noon being a purple glow. In contrast, he uses the color grey to describe the city's pavements grey. आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपको ये पोम और इसके बैक एक्सरसाइज समझ में आए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट, एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड इट देन एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट थैंक्स।